Welcome to our channel Photon Boost. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। मेरा नाम है यशपाल मीना और आज हम पढ़ेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 2। जिन्होंने भी इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाकर चेक कर सकते हैं, वहां उनको पार्ट 1 का लिंक मिलेगा। प्लीज गो एंड वॉच इट। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 2, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। देखिए ऐसा है कि जो राष्ट्रवाद का जन्म हुआ यूरोप के अंदर, या यूरोप में जो राष्ट्रवाद आया, नेशनलिज्म आया, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण मानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन मानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को। ठीक है, एक तरह से उसे ये मानिए कि जनक मानते हैं राष्ट्रवाद का यूरोप के अंदर। ठीक है, तो इसका क्या कारण है ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन भी हुआ था, अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल 1767 में खत्म हुआ, तकरीबन 10 साल चला। और उसी के साथ, उसी से पहले यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले स्विट्जरलैंड में भी जो है फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, जो रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ा उन्होंने। लेकिन इन दोनों को ही यूरोप में राष्ट्रवाद का जनक नहीं माना जाता है, बल्कि फ्रांसीसी क्रांति को माना जाता है, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो है कारण मानते हैं। तो फिर हमें सबसे पहले समझना होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन को, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति को, कि ये कब हुआ था और क्यों हुआ था, सबसे जरूरी। ठीक है, लेकिन इससे पहले मेरे पास में आप सभी लोगों के लिए एक सवाल है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। सवाल यह है कि आपको बताना है रेवोल्यूशन और फ्रीडम स्ट्रगल में अंतर। What is the difference between a revolution and a freedom struggle? All the best। तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के रीजंस के बारे में, उसके कारणों के बारे में, कॉजेस के बारे में। तो उसका सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वहां का एम्पायर। फ्रांस में 300 सालों से बर्बन फैमिली राज कर रही थी, तकरीबन 300 सालों से, 300 इयर्स। राज जो था इनका बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं था, डिस्पोटिक था, डिक्टेटोरियल था। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जनता को क्या लगता है, जनता कैसा फील करती है, लोग क्या फील करते हैं, लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इससे इन बातों का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता था। इसीलिए इनके राज को जो है डिस्पोटिक बोला जाता है नेचर में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कारण था। दूसरा बड़ा कारण था इनकेपेबल लीडरशिप, जो एक तरह से जिसकी वजह से आउटब्रेक हुआ ये पूरा रेवोल्यूशन। जो फाइनल और लास्ट लीडरशिप थी, इनके लीडर थे लुइस 16। ये इमीडिएट कॉजेज में से एक है फ्रांसीसी क्रांति के। ठीक है, तो लुइस 16 वाज नॉट अ वेरी केपेबल लीडर, वेरी इनकेपेबल, बहुत ही इनकेपेबल लीडर हुआ करते थे। ठीक है, इनकी इनकेपेबिलिटी का एक एग्जांपल मैं आपको भी देना चाहूंगा। इनसे पहले वाले जो राजा थे वो स्टेट जनरल्स की मीटिंग लिया करते थे। अब आप पूछेंगे कि स्टेट जनरल्स क्या होते हैं, तो मैं बता दूं कि पूरा फ्रांस जो उस समय का था उसे अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ था, और वो स्टेट जनरल्स के अंडर था अलग अलग। और वो सभी स्टेट जनरल्स जो थे वो फ्रांस के राजा यानी कि लुइस किंग्स के अंडर हुआ करते थे, बर्बन फैमिली के अंडर हुआ करते थे। और जितने भी जो किंग आए लुइस 16 से पहले, वो स्टेट जनरल्स की मीटिंग लेते थे। इससे स्टेट जनरल्स के ऊपर एक कंट्रोल बना हुआ रहता था। मगर लुइस 16 के राज में ऐसी कोई मीटिंग नहीं हो पाई, और इसी की वजह से जो स्टेट जनरल्स थे वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, और उन्होंने आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपनी मनमाना जो अपना टैक्स है वो लोगों से वसूल करना शुरू कर दिया। तो यहां से जो है लोगों का गुस्सा इनके खिलाफ बढ़ना शुरू हुआ। अगला कारण देखते हैं, राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास। देखिए, बर्बन फैमिली की शायद कुछ किस्मत भी खराब थी कि उसी समय लगभग 1750 के दौरान ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है, जहां पे जो है पढ़े लिखे इंजीनियर्स, लेबरर्स या यूं कहें कि टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इन सभी की जरूरत थी। तो इसी की वजह से जो निचली क्लास के लोग हैं वो भी, उनके बच्चे भी अब स्कूल जाने लगे थे, क्योंकि इनको जो है एजुकेटेड लेबर्स चाहिए। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत होती है मिडिल क्लास की, और इसी तरह से फ्रांस में भी एक नई मिडिल क्लास शुरू हो गई। बेसिकली मिडिल क्लास में हुआ कौन करता था? मिडिल क्लास कौन थी? मिडिल क्लास थे टीचर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एक्सेट्रा। ठीक,
ये लगभग इसी तरह के और भी इसी तरह के महकमे के लोग जो हैं वो मिडिल क्लास हुआ करते थे। ठीक है, तो जब इन लोगों ने पढ़ना शुरू किया, और तो पढ़ने से सिर्फ ये नहीं कि लेबर मिलेगा, इंटेलेक्चुअलिटी भी डेवलप होगी, एक अवेयरनेस भी डेवलप होगी, जागरूकता आएगी, और यही जागरूकता शायद बर्बन फैमिली के लिए घातक सिद्ध हुई। अगला जो बड़ा कारण माना जाता है वो माना जाता है अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल को, जो कि 1767 यानी कि 1767 में खत्म हुआ। और जब ये खत्म हुआ, जब अमेरिका को ब्रिटेन के ऊपर जीत मिली, क्योंकि अमेरिका 1767 से पहले ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था, उपनिवेश हुआ करता था, तो अमेरिका ने जो है ब्रिटेन के रूल के खिलाफ एक तरह से आवाज उठाई, और तकरीबन 10 साल चले इस फ्रीडम स्ट्रगल में अमेरिका को जीत मिली। और जब इस जीत की खबर पूरे यूरोप में फैली तो फ्रांस में भी फैली। तो फ्रांस में लोग पहले से नाराज थे, मिडिल क्लास पहले से नाराज था, ऊपर से जब ये 1767 में खबर पहुंची तो उनके अंदर एक उम्मीद जागी कि अगर अमेरिका कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और ये भी एक कारण बना फ्रांसीसी क्रांति का। तो जैसा कि हमने बात की कि लोग बहुत जबरदस्त किस्म से जो है गुस्से में थे, लुई 16 के खिलाफ प्रोसेशंस चल रहे थे, और इन्हीं सब के दौरान 1789 में ये जो रेवोल्यूशन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, बहुत ही जानी मानी फ्रांसीसी क्रांति, ये शुरू हो गई 1789 में। हुआ क्या, बेसिकली लोगों ने इसके दौरान मतलब इसको भड़काया कैसे और ज्यादा, तो इसका जिक्र जो है मैंने इंट्रोडक्शन में भी किया था कि लोगों ने एक कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश ही नहीं की, वो काफी हद तक कामयाब भी रहे। उन्होंने एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, एक वननेस, ब्रदरहुड जो है, इसे डेवलप किया पूरे फ्रांस के अंदर थ्रू अगेन दोज पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, पोएम्स, सिंबल्स एक्सेट्रा। इन सब चीजों का इस्तेमाल किया गया फ्रांस में, एक तरह से ये जो लोगों के अंदर नेशन की फीलिंग है इसको भड़काने के लिए, और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, और ज्यादा राइज करने के लिए। ठीक है, इसके बाद में अगर हम आगे बढ़े तो इन्होंने इसी तरह की प्रैक्टिसेस शुरू कर दी। लोगों ने क्या किया कि लोग सड़कों पर आ गए लुई 16 के खिलाफ, जो भी सामने आया सबको जो है उन्होंने काटना मारना शुरू कर दिया। 1789 से लेकर 1794 तक का जो पूरा पीरियड बताते हैं, इसे बहुत ही जबरदस्त ब्लड शेड वाला समय बताया जाता है। ब्लड शेड यानी कि बहुत खून बहाया गया इन पूरे सालों के दौरान। 1789 से लेके 1794 तक जो है बहुत खून बहा फ्रांस की सड़कों पे, स्पेशली पेरिस की सड़कों पे। ठीक है, वहां पे एक बहुत जबरदस्त हथियार इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, नाम था गुलेटिन। गुलेटिन बेसिकली होता क्या था? गुलेटिन एक तरह दो लकड़ी के खंभों के ऊपर एक बड़ी बीम हुआ करती थी, और इस बीम में रस्सी से लटकाया जाता था एक बहुत बड़ा ब्लेड। यहां नीचे एक रैंप हुआ करता था बेसिकली, और इसी रैंप के ऊपर लोगों को लाके उनकी गर्दन इस पे टिकाई जाती थी, और ऊपर से एक दूसरे ढक्कन टाइप चीज से जो है उसको बंद कर दिया जाता था। इस तरह से लोगों की गर्दन बाहर की तरफ निकली होती थी, और ये जो पूरी ब्लेड होती थी ये किसी ना किसी रस्सी से कनेक्टेड हुआ करती थी। ठीक है, और एक आदमी इस रस्सी को छोड़ता था, ये ब्लेड आके सीधी गर्दन पे गिरती थी और गर्दन कट के टोकरे में गिरती थी। तो ये पूरे फ्रांस में 1789 से ही शुरू हो गया। लुई 16 के जितने भी करीबी लोग थे, जो जनरल्स थे, स्टेट जनरल्स थे, जो सिपाही थे, उन सभी को जिन्होंने साथ नहीं दिया लोगों का, लोगों ने उन सभी को उठा के बुलेटिन में भर दिया और उनकी गर्दनें काट दी। और इसी तरह से फॉल ऑफ बास्टिल एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जो है इस पूरे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान होता है। बास्टिल जो है बेसिकली एक किला है पूरा, जिसे एक प्रिजन में डेवलप किया गया था, एक बहुत बड़ी जेल बनाई गई थी। ठीक है, ये पेरिस के पास में ही है, वर्सेल्स के पास में, सॉरी, तो ये वर्सेल्स के पास में है, और यहाँ पर जो है बहुत बड़ी जेल बनाई गई, और इस जेल में जो भी लुई 16 या उनके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आवाज उठाता था उसे इस जेल में डाल दिया जाता था। जब ये क्रांति शुरू हुई 1789 में, जब लोग सड़कों पर उतरे पूरे जोश के साथ में, तो उन्होंने सबसे पहले ये बास्टिल का किला ही ढहा दिया, और वहां पर जितने भी प्रिजनर्स थे उन सभी को आजाद कर दिया, और उन प्रिजनर्स ने यानी कि उन कैदियों ने भी इसी फ्रांसीसी क्रांति में लोगों का साथ दिया। आगे बढ़ते हैं। लोगों ने जो सारी ताकत है उस समय की, सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने हाथ में ले लिया, और उन्होंने कहा दैट henceforth
वी विल डिसाइड द फेट, द डेस्टिनी ऑफ फ्रांस। कहने का मतलब यह है कि अब से फ्रांस में क्या होगा, उसकी डेस्टिनी, उसकी किस्मत क्या होगी, उसका फैसला हम करेंगे, ना कि कोई राजा। आप देख सकते हैं कि लोग डेमोक्रेसी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ चले हैं। आगे बात करते हैं। लोगों ने एक और आइडिया जो है एस्टैब्लिश किया, ला पैट्रिया और ला सिटाइन। ला पैट्रिया का मतलब होता है द फादरलैंड और ला सिटाइन का मतलब होता है द सिटीजन। अब फादरलैंड की बात करें तो ये अगेन वही नेशन की बात है। जिस तरह से हम अपने देश को भारत माता बोलते हैं, इन्होंने फ्रांस को एक तरह से फादरलैंड यानी कि पिता माना, ठीक है। और खुद को इन्होंने बोला कि हम सिटीजन हैं, सिटियन, ला सिटायन। ला सिटायन का मतलब द सिटीजन, और सिटीजन तो सिर्फ नेशन में हुआ करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये फ्रांस को नेशन बनाने के लिए बिल्कुल बढ़ चले थे, ठीक है। और जहां नेशन बनता है तभी नेशनलिज्म होता है, तभी नेशनलिज्म शुरू होता है। राष्ट्र बनेगा तभी तो राष्ट्रवाद आएगा, ठीक है। तो इसीलिए शायद फ्रांस को जो है राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। आगे देखें। अब लोगों ने जो है 1789 के बाद में एक और चीज शुरू की। उन्होंने कहा था कि स्टेट जनरल्स जो पहले हमसे बहुत ही मनमाना टैक्स वसूलते थे, जिन्हें खुद लुइस 16 या बर्बन फैमिली के राजाओं ने लगाया था, हमारे सर के ऊपर खड़ा किया था, अब उनका इलेक्शन हम करेंगे खुद। तो जो एक्टिव सिटीजन्स की बॉडी थी, देखिए तब भी सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन जो एक्टिव सिटीजन्स जो थे, जो मतलब एक तरह से लीड कर रहे थे पूरे आंदोलन को, वो सिटीजन्स जो है अब इलेक्ट करेंगे स्टेट जनरल्स को, ठीक है। सेटिंग अप ऑफ जैकोबिन क्लब्स। जैकोबिन क्लब्स क्या थे? जैकोबिन क्लब्स एक तरह से रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस थी उस समय की। अगर आप हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आपने एचआरए का नाम सुना होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है भगत सिंह जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे कॉलेज के दौरान, ये उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। और एचआरए जैसी, मतलब जैसी एचआरए हिंदुस्तान में थी, उसी तरह से फ्रांस में जैकोबिन क्लब्स थे, ठीक है। और इन जैकोबिन क्लब्स के लीडर का नाम था मैक्समिलियन रॉब्सपियर। मैक्समिलियन रॉब्सपियर वाज अ प्रोमिनेंट पर्सन ऑफ दैट टाइम। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म के फिलोसोफर भी थे और मतलब बहुत ही नामी गिरामी हस्ती थे उस समय की, बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे, ठीक है। तो मैक्समिलियन रॉब्सपियर एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो लीडर थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के उस समय के। इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर लीड भी किया है, ठीक है। तो मैक्समिलियन रॉब्सपियर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इनका नाम याद रखा जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैक्समिलियन रॉब्सपियर। आगे देखते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है 1789 में फ्रांस के अंदर, ठीक है। और धीरे धीरे लोग जो हैं सभी लगभग फ्रांस के जो है जुड़ गए इसके साथ में। और फ्रांस की जो ये पूरी जो क्रांति है, इसमें जो रेवोल्यूशनरीज हैं उन्होंने एक आर्मी क्रिएट कर ली जिसका नाम था रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है। अब फ्रांस का जो ये रेवोल्यूशन है, ये बाकी देशों पर कैसे इंपैक्ट डाल रहा है, क्यों हम इसको नेशनलिज्म की शुरुआत बोल रहे हैं, उसका कारण आपको यहां से समझ में आएगा कि फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरीज हैं उन्होंने लुइस 16 को ऑलमोस्ट जो है एक तरह से अपने पूरी तरह कब्जे में ले लिया है, ठीक है। और लुइस 16 को दिख रही थी चीजें कि अब हालात जो है उसके काबू से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब पूरा रेवोल्यूशनरीज ने अपनी आर्मी डेवलप कर ली है, ठीक है। ऊपर से इन आर्मीज ने एक और नया बीड़ा उठा लिया। इन्होंने कहा कि अब हम यूरोप के जो बाकी देश हैं वहां के लोगों को भी जो है लिबरेट करेंगे इस डायनेस्टिकल डेस्पोटिज्म से, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो डायनेस्टिकल डेस्पोटिज्म है वो लगभग पूरे यूरोप में उस समय फैला हुआ था। सभी जगहों के ऊपर अलग अलग राजघराने जो हैं वो राज कर रहे थे, ठीक है। और इन राजघरानों ने लोगों की नाकों में दम कर रखा था। तो अब फ्रांस की जो आर्मीज हैं वो बिल्कुल तैयार थी और उन्होंने 1790 से अपना मिलिट्री कैंपेन शुरू किया और वो घुसते चले गए कई सिटीज के अंदर, कई कंट्रीज के अंदर, कई नेशंस के अंदर, जैसे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली। इन सभी देशों में जो है फ्रांस के लोग फ्रांस की जो सेना है, जो रिपब्लिकन फोर्स है फ्रांस की, वो इन देशों में घुस गई और इन्होंने कहा कि हम सभी आपको लिबरेट करने आए हैं।
वहां के लोगों ने जो है इनका स्वागत भी किया, क्योंकि लोग तो पहले से बहुत परेशान थे। ठीक है, बहरहाल फ्रांस की जो सेना ये मिलिट्री कैंपेन करी थी, लेकिन उसी दौरान फ्रांस में क्या चल रहा है ये हमें देखना होगा। ठीक है, तो फ्रांस में जो है लुई 16 को ऑलमोस्ट कब्जे में लेने का मतलब ये नहीं कि उसको जेल में डाल दिया था। फ्रांस की जो एजुकेटेड सोसाइटी थी, या जो टॉप सोसाइटी जो उस टाइम पे आ गई थी, ठीक है, जो फोर्थ क्लास जो एक तरह से डेवलप हुई, जो मिडिल क्लास जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जैकोबिन क्लब्स के लीडर्स थे जो थे, ठीक है, खुद मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर जो थे, इन्होंने डिसाइड किया कि हमें लुई 16 के राजा रहने से कोई समस्या नहीं, ठीक है, हम इनके अंडर रहने को तैयार हैं, मगर हमारी कंडीशन ये है कि क्राउन तो होगा, क्राउन तो रहेगा, लेकिन उसके बावजूद एक तरह की डेमोक्रेसी होगी। डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि लोगों की मर्जी को भी पूछा जाएगा, लोगों को जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को लाने का मौका दिया जाएगा, मतलब उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो असेंबली में हिस्सा लेंगे, और एक तरह से जो फैसला है वो सबकी मर्जी से होगा। सब तैयार थे, मगर लुई 16 को खतरा दिख रहा था कहीं ना कहीं। तो लुई 16 ने क्या किया कि 1792 के दौरान उन्होंने एक दिन रात में अपने पूरे परिवार के साथ भागने की कोशिश की, और इसी कोशिश में वो पकड़े गए परिवार के साथ में। जैसे ही वो पकड़े गए तो लोगों ने जो है, मतलब अगेन वही असेंबली बैठी और उन्होंने कहा कि कहाँ भाग रहे थे, भागने की क्या जरूरत थी, इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ किया है। तो लुई 16 जो है हक्के बक्के से रह गए। ठीक है, उनके खिलाफ जो है पूरा एक केस चलाया गया, केस चला के उनको पकड़ लिया गया। फाइनली 1793 में लुई 16 को गुलेटिन कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। उन्हें भी उसी गुलेटिन नाम के उस हथियार में नीचे भर के और उनकी गर्दन काट दी गई। और उनके कुछ महीने, 3-4 महीने बाद में उनकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनेट, उनकी भी गर्दन काट दी गई। बहुत ही ब्लडियस्ट रेवोल्यूशन था। 1794 तक ये जो खून खराबा पेरिस की सड़कों पे चलता रहा। ठीक है, इसके बाद में आगे क्या होता है, अब लुई 16 मर चुका है। उसके बाद में वहां की जो पूरी लीडरशिप है वो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के हाथ में, वो बहुत ही प्रोमिनेंट हस्ती है वहां की। ठीक है, तो लगभग एक तरह से असेंबली को वो लीड कर रहे हैं। लेकिन इसी 1793 से 1793 से लेके 94 यानी कि 1793 से 1794 के पीरियड के दौरान देखा जाता है कि मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर भी अपना नेचर थोड़ा बदल रहे हैं। वो भी डिक्टेटर के अंदाज में जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके खिलाफ भी लोगों की शिकायतें आना शुरू हो गई, लोग उनसे भी नाराज हो गए, क्योंकि रेवोल्यूशन अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लोग शायद पूरी तरह जोश में थे। और 1794 में मिस्टर मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का भी नंबर आ ही गया गुलेटिन होने का। लोग किसी भी तरह की डिक्टेटरशिप को हैंडल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को भी फाइनली लोगों ने पकड़ लिया और उनके ऊपर भी वही केस चला, और 1794 में मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया गुलेटिन के थ्रू, उनकी भी गर्दन काट दी। उसके बाद में 1794 में जैसे ही मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को एग्जीक्यूट किया गया, तो 1794 से 1799 तक का जो समय है वो काफी पीसफुल निकला, काफी शांतिपूर्वक निकल गया, शांतिपूर्ण था। ठीक है, वहां की जो रिपब्लिक गवर्नमेंट जो है उन्होंने काफी अच्छा वहां पर रूल किया। लेकिन 1799 में कुछ चीजें फिर बदल जाती हैं। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि बहुत ही अगेन नामी गिरामी डिक्टेटर हैं, वो वहां पर सत्ता हथिया लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट एक्चुअली कूप्ड in France and took all the power in his hands, right? कमाल की बात यह कि नेपोलियन बोनापार्ट खुद फ्रांस में पैदा भी नहीं हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट पैदा हुआ था क्रोएशिया में। क्रोएशिया एक द्वीप है, छोटा सा एक टापू है जो फ्रांस के नीचे है, और फ्रांस की कॉलोनी हुआ करता था। और यहीं की इसी क्रोएशिया की एक तरह से जो बोनापार्ट की फैमिली है वो नोबेलिटी थी, और इसीलिए बोनापार्ट को फ्रांस के स्कूल में एडमिशन मिल गया और वहां से उनकी स्टडीज वगैरह हुई। और उसके बाद में वो 23 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट बना, और उसके बाद में कमांडर बना, और 1799 में उन्होंने कूप करके वहां का जो है जनरल का पद हासिल कर लिया। और 1801 में ये फ्रांस के रूलर भी बन बैठे, मिस्टर नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ के राजा बन चुके हैं, लेकिन कमाल की बात है कि लोग इनको गुलेटिन नहीं कर पाए। देखिए, यही बात खास बात होती है डिक्टेटर की। असल बड़े बड़े ही कामयाब डिक्टेटर के तौर पे नेपोलियन बोनापार्ट जो है सामने आए। ठीक है,
और इन्होंने 1804 में एक सिविल कोड जो है पब्लिक के लिए इशू किया। इसी सिविल कोड को नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड असल में उन कानूनों की फहरिस्त थी जो इन्होंने लोगों के लिए तैयार किए थे, उन लोगों के लिए जिनके ऊपर नेपोलियन खुद रूल कर रहे थे। ठीक है, नेपोलियन वॉज रूलिंग ओवर सम पार्ट ऑफ जर्मनी, ओके, इटली, सार्डिनिया। ठीक है, तो इन सब हिस्सों में नेपोलियन जो है रूल कर रहे थे। उसके ऊपर से फ्रांस तो खैर था ही, तो इन्होंने नेपोलियनिक कोड जो है इशू किया। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नेपोलियन ने फ्रांस में डेमोक्रेसी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, डेमोक्रेसी वहां पूरी तरह खत्म कर दी। मगर नेपोलियन जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है वो है इनके एक्सेप्शनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेशन में जो नेपोलियन ने रिफॉर्म्स किए थे वो वाकई में बहुत काबिल तारीफ थे। किस तरह के रिफॉर्म्स किए थे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ समझाना चाहूंगा। इन्होंने सबसे पहले तो इक्वालिटी मेंटेन की, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब कोई नोबेलिटी, कोई क्लर्जी, कोई एरिस्टोक्रेसी या कोई अनप्रिविलेज्ड क्लास नहीं होगा, सभी बराबर होंगे कोर्ट लॉ के सामने, लॉ कोर्ट के सामने। ठीक है, तो इक्वालिटी इन्होंने मेंटेन की। दूसरी चीज, ईज ऑफ बिजनेस। नेपोलियन ने कई तरीकों से ईज ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश किया। वहां पर जो व्यापारी वर्ग जो था, जो बिजनेसमैन जो थे, वो काफी खुश थे नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की वजह से। ठीक है, जैसे इन्होंने जो है कॉमन करेंसी स्टैब्लिश की, इन्होंने जालवेरियन की भी शुरुआत की थी। जालवेरियन एक तरह का एक पूरा ग्रुप था जिसको जो भी कंट्रीज ज्वाइन करेंगी उन कंट्रीज में टैक्सेस जो है वो ना के बराबर लगेंगे। कुछ पर्टिकुलर टैक्सेस को तो हटा ही दिया जाएगा। उसके साथ साथ उनमें सिर्फ 2 तरह की करेंसी और 2 तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। खैर, इसके बाद में यूनिफॉर्म लॉज, अगेन वही जो नियम और कायदे कानून जो थे वो नेपोलियन ने बहुत बढ़िया से यूनिफॉर्म से सभी के लिए बराबर थे, एस्टैब्लिश किए। और सबसे बड़ी चीज जो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आई वो थी एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। इसका मतलब जो वहां का जो फ्यूडल सिस्टम था उसे नेपोलियन ने खत्म कर दिया। जो सामंतवाद जो था, सामंतवाद को नेपोलियन ने पूरी तरह खत्म कर दिया। थैंक यू सो मच। दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 2। सो स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ साथ प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फॉर फर्दर अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। अगर आपको मेरे इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहिए जो कि डिटेल्ड हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज वहां जाकर आप टेलीग्राम पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर लें। थैंक यू सो मच।